जय हिंद दोस्तों। मैं कर्नल अमरदीप त्यागी कहानियां सुनाता हूं और मैं आज आपके सामने कर्नल सुशील कुमार तंवर द्वारा लिखी कहानी खूब लड़ी मर्दानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कर्नल सुशील कुमार तंवर भारतीय सेना के एक आला दर्जे के अधिकारी हैं। उनकी सेवा का करीब 75% हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर में बीता और मैं ये समझता हूँ कि कर्नल सुशील कुमार तंवर जम्मू कश्मीर के हालात, वहाँ की कल्चर, वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर एक अथॉरिटी हैं और ये कहानी उस सेवा के दौरान एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आप सुनिए कहानी खूब लड़ी मर्दानी। जय हिंद साहब, कोई मिलने आया है आपसे? लेडी है साहब और उसने बुर्का डाला हुआ है। सुबह सुबह सिपाही सूरज सिंह की आवाज ने मेजर अविनाश को असमंजस में डाल दिया। इस तरह से किसी महिला का आर्मी पोस्ट पर आना थोड़ा अजीब सा था। अविनाश के मन में कई सवाल अचानक उमड़ उठे थे। पोस्ट पर आने वाले सब लोगों की तलाशी लेना भी जरूरी था, लेकिन उसके पास कोई महिला सैनिक भी तो नहीं थी। लेकिन कुछ भी हो, फौज तो कश्मीर में आवाम के लिए तैनात है ना, और किसी जरूरतमंद को वापस भेजना भारतीय सेना के आदर्शों के खिलाफ होता है। यही सोचकर फौरन उस महिला को सादरपूर्वक अपने दफ्तर में लाने की हिदायत दे दी थी मेजर अविनाश ने। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं शाजिया लोन बटपुरा सोपोर से। हल्की सी आवाज में उसने अपना तारुफ देना शुरू किया। कोई 35-40 साल की होगी वो। काले बुर्के के भीतर से उसकी आंखें नजर आ रही थी, बेहद खूबसूरत लेकिन बहुत उदास। एसपी बारामूला के दफ्तर में मिली थी साहब 2 हफ्ते पहले, याद है आपको? अविनाश को थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन फिर उसे सब कुछ याद आ गया। एसपी ताहिर जावेद खान उसका अच्छा दोस्त था, अक्सर आना जाना था उसके पास। उस दिन ताहिर के ऑफिस में ही तो मिला था, बस ऐसे ही चाय पीने गया था वहां। ये देखो सर, शी इज अ हार्डकोर OGW। इसका पति आतंकवादी था, लश्कर तैयबा में कमांडर था, पिछले साल एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन ये अभी भी उन आतंकवादियों की मदद कर रही है। जमीन पर सर झुकाए शाजिया किसी बुत की तरह बैठी थी। सर आप 5 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूं, कहकर ताहिर अपने ऑफिस से निकल गया था। किसी गांव के 10-12 लोग बाहर खड़े थे। शायद पिछली रात को पुलिस ने किसी युवक को गिरफ्तार किया था। वो लोग उसी की पैरवी करने आए थे और हमेशा की तरह पुलिस के लिए सच और झूठ का पता लगाना बेहद मुश्किल था। उन्हीं चंद मिनटों में अविनाश ने शाजिया से थोड़ी बात की थी, वही रोजमर्रा की बातें जो अक्सर हर इंसान से करता था। परिवार में कौन कौन है, कोई परेशानी तो नहीं है, घर का गुजारा कैसे होता है, किसी चीज की जरूरत हो तो नहीं है, वगैरह वगैरह। साहिब चाय, सिपाही सूरज की आवाज अविनाश को वर्तमान में खींच लाई थी। जी याद आया, उस दिन आपने बुर्का नहीं पहना था, कहते हुए शाजिया को चाय का प्याला थमा दिया। शायद फौजी चाय आपको पसंद ना आए, आपकी नून चाय या कहवा जितनी लजीज नहीं होती है। साहिब आपने कुर्सी पर बिठाया, चाय पिलाई और इतनी इज्जत दी, यही बहुत है। उस दिन आपकी बात सुनकर लगा कि शायद आप मेरी मदद करेंगे, इसलिए मैं आ गई आपके पास। बस फिर अगले 20-25 मिनट तक अविनाश चुपचाप सुनता रहा। शाजिया बोलती गई। जंगल से सटा हुआ था घर उसका, 3 बच्चों के साथ रहती थी। लश्कर तैयबा के आतंकवादी
अक्सर उसके घर आते थे, खाना खाते, आराम करते, कुछ पैसे भी देते। आखिर उनके पुराने साथी का घर जो था। पिछले कुछ हफ्तों में एक नया ग्रुप सक्रिय हुआ था इलाके में। 6-7 आतंकवादी थे जिनका सरगना था अबू हुजैफा। वैसे तो कश्मीरी था, असली नाम था शौकत डार, लेकिन लगता है कि लोगों पर जुल्म करने के लिए ही उसने हथियार उठाए थे। और अब उसकी नजर रिहाना पर थी। रिहाना शाजिया की बड़ी बेटी, बीए फर्स्ट ईयर सोपोर डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी। फिर एक दिन जब हुजैफा ने उससे बदसलूकी करने की कोशिश की थी तो शाजिया बीच में आ गई थी। शाजिया अपना शोषण तो सहन कर सकती थी, पर अपनी बेटी की अस्मत उसको जान से भी प्यारी थी। लश्कर के कई आतंकियों को जानती थी वो। बहुत संदेश भेजे थे उसने ताकि वो हुजैफा और उनके साथियों को चेतावनी दे सके, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा था उन दरिंदों की नीयत पर। और इसलिए अब मेजर अविनाश के पास आई थी शाजिया। अपनी आप बीती सुनाते सुनाते वो रोने लगी। वो मजबूर थी, पर अविनाश के जहन में अभी कई सवाल थे। कितना सच है उसकी बातों में? कोई साजिश तो नहीं? वह पुलिस के पास क्यों नहीं गई? काफी सोचने के बाद 3 दिन का वक्त मांगा था अविनाश ने तैयारी करने के लिए, यह कहकर कि उन आतंकियों के साथ शाजिया के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। और रिहाना को पढ़ाई के बहाने किसी रिश्तेदार के घर भेजने की हिदायत भी दे डाली थी। साथ ही दिया था उसको एक मोबाइल फोन। जो भी बात हो, मुझे इस फोन से ही करना, और किसी को इसका नंबर मत देना, और ना ही किसी को इस फोन से कॉल करना। उसकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराई थी शाजिया। मुझे पता है साहिब, कई सालों से इन जिहादियों से ऐसे ही अलग अलग फोन से बात करती हूं। और अविनाश को इत्मीनान हो गया था कि उसे शाजिया को ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन बीतते गए, आतंकियों का उसके घर आना जाना लगा रहा। वो अविनाश को रोज उनकी हरकतों के बारे में बताती। अविनाश नहीं चाहता था कि शाजिया के घर पर कोई एनकाउंटर हो या उसके ऊपर किसी को कोई शक हो। इसलिए आतंकियों को किसी और जगह घेरना जरूरी था। इसके अलावा उनके ग्रुप और लश्कर तोयबा की बाकी गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करने में शाजिया आर्मी की बहुत मदद कर सकती थी। आतंकियों को पूरा भरोसा था शाजिया पर। वो उनकी बातें ध्यान से सुनती और अविनाश को बता देती थी। उनके मोबाइल नंबर, मैसेंजर आईडी, कोड वर्ड्स सब जानती थी वो। उसी की बदौलत आर्मी को धीरे धीरे उस इलाके में एलईटी के पूरे नेटवर्क का पता चल गया था। अगले कुछ दिनों में आर्मी ने उसके कहे अनुसार कई ऑपरेशन किए। शायद कुछ शक भी हो गया था आतंकियों को जब उन्होंने शाजिया के हाथ एक घर में कुछ सामान भेजा था, और उसी घर में आर्मी ने छापा मारकर एक आतंकवादियों को पकड़ लिया था। हुजैफा ने बहुत सवाल किए थे शाजिया से, थोड़ा पीटा भी था, लेकिन शाजिया ने चुपचाप रहकर अपनी बेकसूरी का यकीन दिला दिया था। दिन भर शाजिया सिर्फ हुजैफा को खत्म करने का प्लान बनाती। अविनाश नहीं चाहता था कि शाजिया के घर में एनकाउंटर हो, लेकिन शाजिया को तो जैसे कोई डर ही नहीं था। बस एक जुनून था उसके सर पर, और एक एहसास कि कई सालों से जिस आतंकी की वो मदद कर रही थी वो कितना गलत था। हुजैफा खूंखार तो था ही, पर बहुत चालाक भी था। अक्सर बिना किसी को बताए हरकत करता था। पहले इलाके की तफ्तीश करता और वह हर एक एहतियात बरतता जिससे कोई खतरा ना हो। मेजर अविनाश को इंतजार था उसकी सिर्फ एक गलती का। हुजैफा के कई साथी तो मारे गए थे, पर वो अभी जिंदा था, और साथ ही जिंदा था उसका आतंक। उधर शाजिया भी परेशान थी। साहब, मैं रिहाना को घर बुला रही हूं, यह कहकर अविनाश को भी परेशान कर दिया था उसने।
क्यों खतरे में डाल रही हो उसको? साहब, अगर रिहाना आएगी तो हुजैफा भी आएगा। ये दलील देकर चुप करा दिया था उसने अविनाश को। बस आप मेरे फोन का इंतजार करना और कोई गलती मत करना साहब, कहकर चली गई थी शाजिया। फिर बातों बातों में उसने हुजैफा के सामने रिहाना के घर आने का जिक्र किया था। हुजैफा ने जवाब में कुछ नहीं कहा था, लेकिन शाजिया सब समझती थी। एक हफ्ते बाद रिहाना घर आ गई। अविनाश को शाजिया का फोन भी आया और उसे यकीन था कि हुजैफा भी आएगा। जंगल से 3 रास्ते उतरते थे शाजिया के घर। पूरे दिन आर्मी की टोलियां नीचे गांव में गश्त लगाती रहीं और अंधेरा होते ही उन रास्तों पर घात लगाकर छोटी छोटी टुकड़ियों में बैठ गई। अविनाश और अविनाश के चंद सिपाही। रात भर कोई हरकत न होने से अविनाश के मन में थोड़ी सी मायूसी छाने लगी थी, लेकिन शाजिया को पूरा यकीन था। फिर सुबह 4 बजे एक रास्ते पर थोड़ी हरकत हुई और सिर्फ 5 मिनट चला था एनकाउंटर। हुजैफा और उसके दोनों साथी मारे गए बिना कोई मुकाबला किए। बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी उसके जनाजे में। शाजिया भी गई थी मातम मनाने, अपनी आंखों में आंसू लिए, पर वहां लोगों को नहीं पता था कि वो खुशी के आंसू थे। बिना वर्दी की सिपाही थी शाजिया। उसके पास ना कोई शोहरत थी और ना कोई तमगा, लेकिन कमाल की हिम्मत थी उसमें। वो थी आर्मी की असली हीरो, खूब लड़ी मर्दानी शाजिया। तो दोस्तों, ये थी कर्नल सुशील कुमार तंवर द्वारा लिखी असली घटना पर आधारित कहानी खूब लड़ी मर्दानी। दोस्तों, मैं यहाँ पे ये और बता दूं कि इस तरह के जो हीरो हैं उनको कोई शोहरत तो नहीं मिलती, लेकिन वो हमारी सेना की सफलता में एक नींव का पत्थर है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। जय हिंद।